हेलो एवरीवन, एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एडिक्विटी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी पर 11वां वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एक्ट एंड इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक पार्ट इसका आ चुका है, टोटल 85 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ ए केस अंडर द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी मामले के परीक्षण को पूरा करने की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन है 6 मंथ, ऑप्शन है 6 मंथ, 3 इयर्स, 2 इयर्स या 1 इयर्स। तो सबसे पहले पॉक्सो है क्या, इसका फुल फॉर्म पहले जानिए, क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यह एक्ट बना था 2012 में। पॉक्सो एक्ट में है क्या, तो यह स्पेशल कोर्ट के तहत, इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट के तहत की जाती है और इसकी अधिकतम सीमा 12 महीने यानी 1 वर्ष की होती है। डी इसका राइट आंसर है, 12 मंथ का होता है। यह बाल यौन उत्पीड़न मामले में, जैसा कि आप देख सकते हैं फुल फॉर्म भी है, सेक्सुअल ऑफेंसेस चिल्ड्रन के विरुद्ध में है। तो यह बाल यौन उत्पीड़न मामले में स्पीड जस्टिस के लिए लाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है, 1 ईयर। व्हाट मेजर रिफॉर्म डज भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिंग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा प्रमुख सुधार लाता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह जो एक्ट आया था 2023 में एक्ट आया, जिसका कि प्रमुख फीचर है ईमेल, व्हाट्सएप, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड। अब ये सब जो है अब कानूनी साक्ष्य के रूप में वैलिड पाए जाएंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ एविडेंस का डिजिटलाइजेशन, यानी अब जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं या चैट्स हैं उसे अब कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा। यह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसी को हटाकर या इसी के जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, एज पर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के अनुसार कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार में आता है मुख्य रूप से फ़ोन या कंप्यूटर के द्वारा जो सूचना को प्रेषित किया जाता है। एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फ़ोन, कंप्यूटर्स या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, उससे कोई सूचना भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक संचार कहलाता है, यानी ए इसका राइट आंसर है। जैसे SMS, व्हाट्सएप चैट करते हैं, ठीक है, फ़ोन और कंप्यूटर का यूज करके वीडियो कॉल्स किया जाता है, तो ये सब आता है इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, व्हाट मे द कोर्ट डू व्हेन ए प्रिजन इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25(1) के तहत जब एक व्यक्ति एक ही मुकदमे में कई अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? अब एक ही मुकदमे में कई अपराध में दोषी पाया गया है, तो उसके लिए 2 टर्म है, याद रखिएगा।
एक को कहा जाता है कनकरेंट और दूसरा है कंजिक्यूटिव। तो इसमें न्यायालय क्या करती है, या तो सभी सजाएं एक साथ चलेगी, कनकरेंट सभी सजा एक साथ चलेगी। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक सजा के बाद दूसरी शुरू होगी, एक सजा के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मे इम्पोज पनिशमेंट टू रन आइदर कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली एज एप्रोप्रिएशन। दंड को साथ साथ या क्रमिक रूप से चलाने का आदेश दे सकता है। यह मुकदमे में न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच एक्ट रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? इसको जानना ज़्यादा जरूरी है, कई बार इस पर सवाल पूछा गया है। तो यह जो है BNSS दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 की जगह पर अब BNSS 2023 लाया गया। यह आपराधिक प्रक्रिया का कानून है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब यहाँ पर शॉर्ट्स में जानते हैं कि किस एक्ट को हटाकर नया एक्ट बनाया गया। जैसे BNS लाया गया, किसे हटाकर? तो यह IPC 1860 और BSA इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। 1872 को हटाकर BSA लाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगला सवाल, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके लिए तकनीक के उपयोग पर जोर देता है? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को अब प्राइमरी एविडेंस के रूप में दर्जा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इसे अब एक प्राइमरी एविडेंस के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसे उपयोग पर जोर देता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अंडर BNSS व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन बी हेल्ड इन पुलिस कस्टडी इन टोटल? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसके तहत किसी व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? तो पुलिस हिरासत, यहाँ पर याद रखिएगा, पुलिस हिरासत की जो अवधि है वह 15 दिन तक है। BNSS के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है, लेकिन इसे पार्ट वाइज यानी भाग में बढ़ाया जा सकता है। गंभीर अपराध में 7 वर्ष की सजा, 7 से अधिक भी हो सकती है, 7 से प्लस वर्ष की सजा, और मजिस्ट्रेट की अनुमति से हिरासत बढ़ाई जा सकती है। मजिस्ट्रेट के अनुमति से हिरासत बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज हैज BNSS ब्राउट टू क्रिमिनल प्रोसीड्योर? BNSS ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन किया है? तो यह परिवर्तन है, सभी IPC धारा को बदल दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्वीकारोक्ति या तलाशी। बी इसका राइट आंसर है। BNSS में क्या किया है कि सर्च और कन्फेशन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पुलिस कभी कभी मनमानी से, जिसे कहते हैं कस्टोडियल हिंसा, कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए
वायलेंस को रोकने के लिए सर्च और कॉन्फेशन का वीडियो रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग अब साक्ष्य के रूप में उपयोगी है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया को और भी त्वरित और मजबूत करती है। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एम्स टू अलाइन एविडेंस लॉ विथ। भारतीय साक्ष्य कानून को किसके साथ संरेखित किया गया है? इसे अलाइन किया गया है। ऑप्शन है फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल तकनीक। बीएसए 2023 का उद्देश्य है जो एविडेंस है उसे फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर इसके अनुरूप बनाना है। जैसे साक्ष्य एविडेंस जो है डिजिटल एविडेंस, जैसे पहले आपको याद होगा डीएनए साक्ष्य एविडेंस को वैलिड माना जाता था, साइबर फॉरेंसिक को। तो अब क्या किया गया है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये सभी कानून को मान्य किया गया है। तो एक तरह से यह अलाइनमेंट है, लॉ का अलाइनमेंट है। तो ये इसका राइट आंसर है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है? सर्च एंड सीजर का वीडियो रिकॉर्डिंग धारा 105 के तहत किया जाता है। बीएनएसएस की धारा 105 के तहत सर्च और सीजर का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना अनिवार्य है, जो कि न्यायालय में एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कंसोलिडेट प्रोविजन रिलेटेड टू। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किन प्रावधानों को समेकित करती है, रिलेट करती है? ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया, आपराधिक मूल कानून, साक्ष्य कानून या संविदा कानून। तो यह क्रिमिनल सस्टेनेटिव लॉ है, क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ है। बी आपराधिक मूल कानून है, जो कि परिभाषित करता है कि कौन से कार्य अपराध हैं और किसके लिए दंड दिया जा सकता है। कौन से कार्य अपराध हैं और किसके लिए दंड दिया जा सकता है, और उसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। बीएनएसएस इंश्योर एक्सेस टू एफआईआर थ्रू विच पोर्टल। बीएनएसएस के तहत एफआईआर तक पहुंच किस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो आपको पता है अब ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। इसे सीसीटीएनएस एक पोर्टल है, सीसीटीएनएस, जिसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यह पोर्टल है जहां की आप जाकर एफआईआर तक एक्सेस कर सकते हैं। एफआईआर जो होता है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, याद रखिएगा, यह एक नेशनल डेटाबेस है, जिससे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें एफआईआर और अपराध का यह डिजिटल रिकॉर्ड है। क्राइम और एफआईआर का यह डिजिटल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अपराध को पार्शियल और स्पीडी बनाने के लिए, अपराध के नियंत्रण के लिए, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर बीएनएस। बीएनएस के तहत छोटा संगठित अपराध कौन सा है? तो छोटा संगठित अपराध के रूप में गिरोह के द्वारा चोरी, सी इसका राइट आंसर है। गिरोह के द्वारा चोरी, धोखाधड़ी
धोखाधड़ी, जेब कतरा, पॉकेट मार, इस तरह से जो छोटे अपराध हैं उसे इसमें शामिल किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड अंडर BNSS फॉर ऑफेंसेस 10 years बिफोर डिफॉल्ट बेल? BNSS के तहत 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में डिफॉल्ट जमानत से पहले अधिकतम हिरासत अवधि क्या है? तो इसके लिए 60 दिन। BNSS के तहत 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराध जो हैं उसमें डिफॉल्ट बेल से पहले अधिकतम हिरासत की अवधि 60 दिन है। 10 वर्ष या उससे अधिक के सजा वाले 10 years या उससे अधिक सजा वालों के लिए 90 दिन का 90 डेज का अधिक जो जमानत है, डिफ़ॉल्ट जमानत से पहले अधिकतम हिरासत की अवधि 90 दिन है, जो 10 वर्ष से अधिक हैं। 10 वर्ष से कम के लिए 60 डेज का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, विच फीचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता संविधान में अपनाई गई? तो आपको पता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 की लगभग 2/3 इसके 2/3 अनुच्छेद हमारे संविधान में शामिल किए गए। अब सवाल पे है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसमें से जो द्विसदनीय विधानमंडल बाइसेंट्रल लेजिस्लेचर जो था उसे अब 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया है। बी, फेडरल स्ट्रक्चर विथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता के साथ संघीय ढांचा, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2 सदन बनाए गए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स और निचला सदन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। 1935 के अधिनियम को भारत में संघीय प्रणाली की नींव के रूप में जाना जाता है। संघीय प्रणाली की नींव के रूप में जाना जाता है, जो कि बाद में राज्यसभा और लोकसभा, हमारी संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा के रूप में विकसित हुई। तो बी इसका राइट आंसर है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इज करेक्टली मैच? आप देख रहे हैं एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करने का ये एक बेनिफिट होता है कि आप एक पूरे पैटर्न को समझ पाते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने के तरीके में बदलाव कैसे किया जाए इस पर ध्यान देने में सहायता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही मेल खाता है? पहला है स्थानांतरित और आरक्षित, ओवरलैप। द्विसदनीय, केंद्र में 2 सदन, अभी पढ़ा, 2 सदन बनाया गया। बाइसेमरलिज्म, 2 हाउस एट सेंटर, कौन? काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बी इसका राइट आंसर है। इन BNSS विच कोर्ट में ग्रांट डिफॉल्ट बेल आफ्टर टाइम लिमिट लैप्स? BNSS में समय सीमा समाप्त होने के बाद डिफॉल्ट जमानत कौन सा न्यायालय दे सकता है? टाइम पीरियड हो चुका है किसी सर्टेन केस में, तो उन्हें डिफॉल्ट बेल देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वह नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षण करने के लिए किसी आरोपी के जब जमानत की जो सीमा है BNSS में वह समाप्त हो जाती है तो उसे डिफॉल्ट जमानत दिया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। अंडर BSA व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड? BSA के तहत डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जो डिजिटल एविडेंस है उसमें वैध डिजिटल हस्ताक्षर या उसका सर्टिफिकेट आवश्यक है। सी इसका राइट आंसर है, वैलिड डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट। बिना प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा।
बिना विदाउट वैलिडेशन इसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाएगा, एविडेंस के रूप में। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। विच विटनेस टाइप इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज इन BSA 2023? BSA 2023 में कौन सा गवाह प्रकार औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कैरेक्टर विटनेस ओनली, माइथोलॉजिकल विटनेस या एक्सपर्ट विटनेस फॉरेंसिक एनालिस्ट। डी इसका राइट आंसर है। जो एक्सपर्ट विटनेस है, विशेषज्ञ गवाह, फॉरेंसिक जो एनालिस्ट है, उसकी जो औपचारिक रूप से इसे वैलिड माना गया है, DNA विशेषज्ञ का, साइबर फॉरेंसिक जो होते हैं, DNA विशेषज्ञ, साइबर फॉरेंसिक, ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, इसे एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाता है। ये अब न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी केस में इनकी राय जो है वह केस के डायरेक्शन को डिफाइन कर सकती है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच लॉ रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड IPC? भारतीय दंड संहिता IPC को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा IPC कब आया था? 1860 को। तो 1860 के इस अधिनियम को अब BNS 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू किया जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा IPC में कुल 511 धारा थी, 511 धाराएं थी। वहीं BNS में 358। इस पर भी सवाल आ सकता है, आगे देखिएगा। BNS में 358 धारा है। कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं और कुछ नई जो है, कुछ पुरानी हटाई गई हैं और कुछ नई जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीगल फ्रेमवर्क डज BSA 2023 अलाइन विथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? BSA 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए किस कानूनी ढांचे के साथ संरेखित है? तो आपको पता है IT एक्ट 2000 पहली बार डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उसे कानूनी मान्यता दी थी। तो BSA ने भी इसे अपने एक्ट में शामिल किया है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट डिजिटल रिफॉर्म वाज इंक्लूडेड अंडर भारतीय न्याय संहिता फॉर कोर्ट्स? भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यायालय के लिए कौन सा डिजिटल सुधार शामिल है? तो आपने देखा होगा कि अब वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स होती है, वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स होती है। तो यह भारतीय न्याय संहिता के तहत ही किया जा रहा है। यानी अब न्यायालय के जो हियरिंग है उसे आप लाइव वीडियो से देख सकते हैं, जो कि कोविड-19 महामारी के अनुभव ने यह सिद्ध किया था कि वर्चुअल कोर्ट अब न्यायिक प्रक्रिया को गति दे सकता है। इसका जो प्रयोग किया गया था वह कोविड-19 में किया गया था, जिसे अब डिजिटल सुधार के रूप में शामिल किया जा चुका है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज BNSS फॉर जस्टिस डिलीवरी? BNSS में न्याय वितरण के लिए कौन सी तकनीक प्रगतिशील शामिल है, तकनीकी प्रगति शामिल है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस टेस्टिमोनी, गवाह के बयान के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हैं कि बयानों में हेरफेर की संभावना होती है, तो इसे कम करने के लिए, इसकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए जो गवाह बयान देते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी उसकी वीडियो फुटेज, अब उसको एक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रिएटेड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1935 के अधिनियम में
इसे शामिल किया गया था? तो यह सवाल पहले भी आ चुका है, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, बीएसए 2023 रिप्लेस विच लॉ? बीएसए 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हम लोगों ने पहले कर रखा है, डी इसका राइट आंसर है। अंडर विच एक्ट वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश्ड? प्रथम विधि आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था, डी इसका राइट आंसर है। लॉ कमीशन को स्थापित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे, इसकी अध्यक्षता किसकी? विधि आयोग की। विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले ने की थी। इस आयोग ने आईपीसी का मसौदा तैयार किया था। आईपीसी 1860 का मसौदा तैयार किया था और 1860 में इसे लागू किया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 जो है भारत में लॉ कमीशन को एक कानूनी इतिहास के रूप में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट मेजर रिफॉर्म इज इन बीएनएसएस रिगार्डिंग एफआईआर? बीएनएसएस में एफआईआर से संबंधित प्रमुख सुधार क्या है? तो बीएनएसएस में ई एफआईआर की अनुमति दी गई है। ई एफआईआर परमिटेड किया गया है, बी इसका राइट आंसर है। अब पीड़ित जो है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। थाना जाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। जो पुलिस स्टेशन है उसे जाने की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। ई एफआईआर की सुविधा जीरो एफआईआर के प्रावधान के साथ मिलकर अब न्याय को ज़्यादा एक्सेसिबल और इजी बना रहा है, बी इसका राइट आंसर है। चेंज फॉर फास्टर ट्रायल अंडर बीएनएसएस, बीएनएसएस के तहत तेज परीक्षण के लिए ट्रायल के लिए क्या परिवर्तन किया गया है? तो अब स्पीड फास्टर ट्रायल्स के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, जो बयान है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अब लिया जा सकता है, जो कि बयानों में बदलाव या इनकार की संभावनाओं को कम करता है। न्यायालय में समय बचता है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है गवाह को बार बार न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। कथन है कारण के प्रश्न है, कन्फेशन टू पुलिस इज इनएडमिसेबल, पुलिस के समक्ष इकबालिया बयान स्वीकार नहीं है, बिल्कुल सही है। बीएसए 2023 के तहत पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार नहीं किया गया है जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने वह बयान नहीं दिया जाए। तो पहला कथन गलत है, पहला कथन सही है। यहाँ कहा गया स्वीकार्य नहीं है, तो सही है, पहला कथन सही है। सेकंड है रीजन, सेक्शन 23 ऑफ बीएसए रिटेन्ड वॉलंटरीनेस प्रिंसिपल, बीएसए की धारा 23 स्वैच्छिक सिद्धांत को बनाए रखती है। तो बीएसए की धारा जो 23 है वह सेक्शन 23 ऑफ बीएसए, यह गलत है, बल्कि यह प्रावधान जो है 22 और 23 दोनों को मिलकर के है बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। अंडर बीएसए ओरल एविडेंस मस्ट बी, बीएसए के तहत मौखिक साक्ष्य मान्य होना चाहिए, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। तो मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस को प्रत्यक्ष माना गया है, डायरेक्ट होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट होना चाहिए, जो देखा उससे संबंधित हो। डायरेक्ट एंड रिलेटेड टू वाव विटनेस साव, गवाह ने जो स्वयं देखा हो, सुना हो या अनुभव किया हो, यानी कोई सुनी सुनाई बात को स्वीकार्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। कथन कारण के प्रश्न है, बीएसए रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज प्राइमरी एविडेंस, पहला कथन कह रहा है बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रिकॉर्ड है उसे अब प्राइमरी एविडेंस के रूप में माना गया है। सेकंड है धारा 62 कहती है कि वह प्रमाणित होने पर न होने पर द्वितीयक है। सेक्शन 62 स्टेट्स दे आर सेकेंडरी अनलेस सर्टिफाइड,
डिजिटल रिकॉर्ड्स को अगर सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा तो उसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये इसका राइट आंसर है। बोथ बोथ आर करेक्ट। विच इज ए साइबर क्राइम रिलेटेड टू आइडेंटिफाई दैट अंडर BNSS, थेफ्ट अंडर BNS। BNS के तहत पहचान चोरी से संबंधित साइबर अपराध कौन सा है? तो नकली पहचान बनाने के लिए जो जानकारी चोरी की जाती है, जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, उसे साइबर अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट को अब स्टीलिंग डिटेल्स टू क्रिएट फेक आइडेंटिटीज, नकली पहचान बनाने के लिए जानकारी चोरी करना, अब यह साइबर अपराध के रूप में पहचाना गया है। अगला सवाल, की रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी अंडर BSA। BSA के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए मुख्य आवश्यकता। तो इसके लिए वैलिडेशन प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो डी इसका राइट आंसर है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको स्वीकार किया जाएगा जब उसका डिजिटल साइन और उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। डी इसका राइट आंसर है। व्हाट डज जीरो FIR इम्प्लाई। जीरो FIR का क्या अर्थ है? सवाल इस तरह के सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। जीरो FIR का अर्थ है FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है। FIR को किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, जिसे जीरो FIR कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। जीरो FIR, जब एक बार जीरो FIR हो जाता है तो जो रिलेटेड पुलिस स्टेशन है उसमें वह केस को या उस FIR को ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है। BNSS प्रोविजन फॉर विटनेस प्रोटेक्शन। BNSS में गवाह संरक्षण का प्रावधान। BNSS में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पहचान छिपाने का प्रावधान किया गया है। गवाह अपना सुरक्षा कारणों से गवाह आइडेंटिटी कंसीलमेंट कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपना गवाह दर्ज कर सकता है। गवाहों को धमकी मिलने पर उनकी पहचान जो है वह गोपनीय रखी जा सकती है और इस प्रकार वह ऑनलाइन गवाही भी दे सकता है। इसे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का कानूनी आधार बताया गया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इसका कानूनी आधार बताया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। की टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन BNSS इंक्लूड। BNSS में प्रमुख तकनीकी बदलाव शामिल है। आप देख रहे हैं एक ही सवाल को कई तरह से घुमा के पूछा गया है। इसमें EFIR, ई समन और ई वारंट, EFIR, ई समन एंड ई वारंट, ये सभी जो तकनीकी डेवलपमेंट है वह BNSS में शामिल किया गया है, जो कि भारतीय न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डी इसका राइट आंसर है। BSA प्रोविजन अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। BSA में द्वितीय साक्ष्य के बारे में क्या प्रावधान है? सेकेंडरी एविडेंस इसके तहत तभी स्वीकार होगा जब मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो। जो सेकेंडरी एविडेंस है, जैसे किसी भी केस का मूल दस्तावेज खो गया हो, नष्ट हो गया हो या विरोधी के पास होने में ना हो, मुश्किल हो, तो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रावधान किया गया है, जिसमें फोटोकॉपी कोई सामग्री हो जिसका कि मौखिक वर्णन हो, उसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में शामिल किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधुनिक साक्ष्य को स्वीकार करना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉरेंसिक जो एविडेंस होते हैं उसे शामिल करना। तो बी इसका राइट आंसर है। इंश्योर एडमिसिबिलिटी ऑफ मॉडर्न एविडेंस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन BNSS
2023 BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 531 धारा है, याद रखिएगा। सवाल इससे पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 531 धाराएं हैं। CRPC इसकी जगह पर पहले CRPC था, जो कि 1973 का CRPC था, जिसमें टोटल 484 धाराएं थी। तो BNSS में 47 धाराएं को बढ़ाया गया, नई तकनीक को शामिल किया गया, EFIR वीडियो ट्रायल और ऐसे प्रावधान जोड़े गए। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय विच लॉ? आप देख रहे हैं एक ही सवाल, अभी मैंने उसको डिटेल में बताया, एक्सप्लेन किया और वह सवाल पूछा जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किसने प्रतिस्थापित किया? तो इसे BSA 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। किसे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। यह 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। क्लियर है? In September 2024, SC affirmed Domestic Violence Act applies to all women. ईयर सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम सभी महिलाओं पर लागू बताया। किस वर्ष से बताना है? तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पारित किया गया था 2005 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पारित किया गया, जिससे सितंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि किया है कि यह अधिनियम सही महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो या लिव इन में हो। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर। हाउ मेनी सेक्शंस इन BNS 2023? BNS 2023 में कितनी धाराएं हैं? अभी पढ़ा, BNS 2023 में 358 धाराएं हैं। याद रखिएगा, यह पुरानी IPC कब की थी? 1860 में। इसमें 511 धारा थी। ठीक है, तो BNS में 153 धाराएं को कम किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया A 358। याद रखिएगा, BNS में जो प्रमुख धाराएं जोड़ी गई उसमें मॉब लिंचिंग है, टेररिज्म, आतंकवाद और साइबर क्राइम, इससे जुड़े हुए अपराध को इसमें जोड़ा गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। सेंसस कंडक्टेड अंडर विच एक्ट? जनगणना किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो सेंसस एक्ट है 1948 है। सेंसस एक्ट 1948 है, जिसके आधार पर प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 ईयर्स पर सेंसस को किया जाता है, जनगणना को किया जाता है। जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वह 1872 में हुआ था। 1881 में रेगुलर सेंसस शुरू किया गया, रेगुलर सेंसस को शुरू किया गया। याद रखिएगा, भारत में जनगणना महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। इन मई 2025 SC सेट असाइड विच हाईकोर्ट मैटरनिटी लीव केस? मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बम्बई हाईकोर्ट का केस था, जिसने मातृत्व अवकाश से संबंधित बम्बई हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। यह 2025 का केस है, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के अधिकारों की रक्षा के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने इस हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। विच लॉ रिप्लेस्ड आईपीसी 1816? आईपीसी 1860 को किसने प्रतिस्थापित किया? तो यह कई बार आ चुका है यह सवाल। 1860 को स्थान लिया था बीएनएस 2023, बीएनएस 2023 आईपीसी जो कि 1860 का था उसे स्थापित कर दिया गया 1 जुलाई 2024 से बीएनएस 2023 को लागू किया गया है। अगला सवाल, हाउ मेनी क्राइम्स अंडर बीएनएस साव इंक्रीज पनिशमेंट? बीएनएस में कितने अपराधों में सजा बढ़ाई गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुल 33 अपराध हैं। 33 अपराध में सजा को बढ़ाया गया है। सजा का जो टाइम पीरियड है उसे बढ़ाया गया है, सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया है। जैसे महिलाओं, बच्चों और समाज के विरुद्ध जो अपराध हैं उसमें विशेषकर किया गया है महिला, बच्चों और समाज के विरुद्ध जो गंभीर अपराध हैं उसमें इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ए इसका राइट आंसर है 33। तो ये वीडियो था पॉलिटी का, आज 11th वीडियो था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। पॉलिटी का 10th और 11 बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर सेट्स में 3-4 तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।